नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है विक्रम की गाड़ी के आगे एक औरत चलने लगी। हॉर्न बजाने पर भी वह नहीं हटी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। उसे हटाने के लिए विक्रम गाड़ी से उतरकर आगे आया कि तभी एक बेकाबू गाड़ी ने उस बुढ़िया को टक्कर मार दी। यह देखते ही दौड़ते हुए विक्रम आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उस औरत का चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। आखिर कौन थी वह, जिसे देखकर विक्रम कांप उठा। संजना, ओ संजना, अरे सुन भी रही हो या नहीं सुन रही? मैं तुम्हें कब से आवाज़ लगाए जा रहा हूँ। रसोई में आता हुआ विक्रम बोला। ओहो विक्रम, तुम्हारी यह आदत पता नहीं कब जाएगी। या तो तुम इतनी तेज़ आवाज़ मत लगाया करो, और अगर इतनी तेज़ आवाज़ लगानी ही है तो फिर किचन में क्यों आ जाते हो? बाहर से ही आवाज़ लगाया करो ना। संजना की इस बात पर विक्रम बोला, अरे भाई मैम साहब, नाराज़ क्यों होती हो? मैं तो तुम्हें ऐसे ही छेड़ रहा था। अच्छा सुनो, तुमने मेरा टिफ़िन पैक कर दिया या नहीं किया? विक्रम ने संजना से पूछा। तो संजना बोली, देख तो रहे हो विक्रम, आपका टिफ़िन ही पैक कर रही हूँ। बस अभी 10 मिनट लगेंगे। सब्ज़ी बनाकर तैयार कर रखी है मैंने, बस रोटियां बना देती हूँ। ओहो संजना, तुमसे कितनी बार कहा है कि जब सुबह को जल्दी उठती हो तो मुझे भी अपने साथ जगा लिया करो। मैं रोज़ ही फैक्ट्री के लिए लेट हो जाता हूँ, विक्रम ने संजना से कहा। तो संजना बोली, जैसे आप बहुत सुनते हैं मेरी, हद है आपसे भी। जब आपको जल्दी जगा दो तो आप यह कहते हो कि इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों जगा रही हो? आज टिफ़िन मुझे खुद ही बनाना है क्या? जब आपको नहीं जगाते तो आप यह कहते हो कि मुझे क्यों नहीं जगाया? हे भगवान, मैं तो इस आदमी से दुखी हो चली। मुझे तो इनका ही पता नहीं चलता कि आखिर मुझसे चाहते क्या हैं। अरे बाबा, जब आपको जल्दी उठना ही होता है तो फिर मुझसे क्यों मना करते हो? पता नहीं आपके ड्रामे आप ही जाने। रोटियां सेकती हुई संजना विक्रम से बोली, और हाँ, बुआ जी का त्योहार भी जाना है, याद है आपको, या काम के चक्कर में इस बात को भी भूल गए? वैसे भी फूफा जी के ख़त्म होने के बाद सारे त्योहार हमें ही सबसे पहले जाकर उठाने हैं उनके यहाँ। और फिर 2 दिन बाद होली का त्योहार है, तो पहले त्योहार उठाने के लिए हम ही को तो वहाँ जाना पड़ेगा ना। शाम को आते हुए सामान लेते आना। डैडी से मैंने कहा था तो उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तब विक्रम बोला, संजना अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिलवा दिया। मैं तो काम के चक्कर में बिल्कुल भूल ही गया था कि हमें बुआ के यहाँ भी जाना है। सर पर हाथ मारते हुए विक्रम बोला, जी हाँ, इसीलिए आपको अभी से याद दिलवा दिया है। मैं अच्छे से जानती थी कि भुलक्कड़ इंसान हो आप तो बिल्कुल। जब शाम को आओ तो सामान लेते आना। वैसे भी बुआ जी का हमारे सिवा है ही कौन? हाँ संजना, यह बात तो तुम ठीक कह रही हो। बुआ का हमारे सिवा कोई भी नहीं है। और फिर भगवान ने मुझे पहले ही बहन नहीं दी। मेरे लिए तो बुआ भी वही है और बहन भी वही है, पर बेचारी की औलाद इतनी नालायक है जिसका कोई जवाब नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि वह क्या करेंगी और क्या नहीं, और आगे की बुआ की ज़िंदगी भी जाने कैसे कटेगी। कितनी बार मैंने बुआ से कहा है कि उन दोनों नालायकों को छोड़कर मेरे साथ घर आ जाएं, लेकिन नहीं, वह कहाँ मेरी बात सुनती हैं। ना वह मेरी बात सुनती हैं और ना ही पिताजी मेरी बात सुनते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, बुआ के बच्चे गए किसके ऊपर हैं? फूफा जी भी नालायक थे क्या? संजना ने विक्रम से कहा। तो विक्रम बोला, नहीं नहीं, फूफा जी तो बहुत अच्छे इंसान थे, पर कहते हैं ना, जो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उसकी औलाद उतनी ही नालायक निकलती है। मुझे तो पिताजी और बुआ दोनों की चिंता लगी रहती है। पिताजी कभी कभार हमारे पास आते हैं, वरना गांव में वह भी अकेले रहते हैं, और उधर बुआ भी अकेली ही रहती हैं। दोनों भाई बहन बिल्कुल एक से ही हैं। बच्चों को तो कुछ समझते ही नहीं हैं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं,
अब आपका खाना तैयार हो गया है, आप जाइए। और हाँ, शाम को याद से सामान ले आना, ताकि मैं तैयारी करके रखूँगी। कल को हमें बुआ के घर के लिए भी निकलना है ना। ठीक है संजना, मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री, तुम अपना ध्यान रखना। यह कहकर विक्रम वहाँ से चला गया और संजना भी अपने घर के कामों में लग गई। जो भी उसे तैयारी करनी थी, अपना काम निपटा कर वह आराम करने लगी। और ऐसे ही शाम हो गई। जब शाम को विक्रम फैक्ट्री से घर वापस आया तो संजना ने उससे पूछा कि ले आए क्या आप सामान। तब विक्रम ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ संजना, मैं सारा सामान ले आया। तुम तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह टोकती रहती हो। कभी कभी तो मुझे यूं डर लगा रहता है कि तुम सच में मेरी बीवी हो या फिर मेरी माँ हो। विक्रम ने संजना को छेड़ते हुए यह बातें कह डाली, पर संजना ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, वह चुप रही। तब विक्रम ने उससे कहा, अब क्या हुआ? ओहो संजना, तुम इतनी सी बात पर मुंह ही फुलाकर बैठ गई। अच्छा बाबा सॉरी, मैं तो वैसे ही तुम्हें छेड़ रहा था। कि संजना बोली, नहीं नहीं, मैंने इस बात से मुंह नहीं बनाया। तो और क्या बात हो गई जो तुम मुंह सा बनाकर बैठी हो? बात क्या हो गई विक्रम? वह दरअसल मैंने बुआ जी के घर जाने के लिए टेलर को एक सूट दे रखा था। सोचा था मैं नए कपड़े पहनकर बुआ जी के घर जाऊंगी। पहले वाले सारे कुर्ते तो मैं पहन चुकी हूँ, लेकिन उसने मेरा सूट ही नहीं सिला है। और अब आप देखिए ना, अब क्या मैं यह पुराना सूट पहनकर ही बुआ जी के यहाँ जाऊंगी? बस इसी बात से मेरा थोड़ा मूड अपसेट है। अच्छा बाबा, बस इतनी सी बात, और इसके लिए तुमने मुंह फुलाया हुआ है? अरे कोई बात नहीं, कल हम जाएंगे तो मार्केट से ही होकर ना। मैं तुम्हें कल नए कुर्ते दिलवा दूंगा। अब तो खुश हो जाओ। क्या सच में विक्रम? विक्रम की बात सुनकर चहकती हुई उसकी पत्नी बोली, क्या सच में विक्रम? हम सच में कल नए कपड़े खरीद लेंगे? तब विक्रम बोला, हाँ बाबा, नए कपड़े खरीद लेना और वहीं मॉल से चेंज भी कर लेना, और फिर नए कपड़े पहनकर ही बुआ जी के यहाँ चलना। अब हम दोनों खुशी खुशी सारी तैयारी करके सो गए, क्योंकि अगले दिन उन दोनों को सुबह अपनी बुआ के यहाँ जो जाना था। सुबह हुई तो संजना ने जल्दी से नाश्ता तैयार किया और विक्रम को भी उसने आज जल्दी ही उठा दिया था। उधर विक्रम ने भी आज फैक्ट्री से छुट्टी ले रखी थी, क्योंकि उसे पता था कि उसे आज अपनी बुआ जी के यहाँ जाना है। और वह दोनों ही अपनी बुआ से मिलने के लिए इतने उत्साहित थे कि जिसका कोई जवाब नहीं। वे दोनों जल्दी जल्दी में अपनी बुआ के घर के लिए निकल गए और वहाँ से निकलकर ही वे दोनों सबसे पहले मॉल गए। और वहाँ मॉल में जाकर विक्रम ने संजना को कुछ अच्छे कपड़े दिलवाए और उसने अपनी बुआ के लिए भी कुछ नए कपड़े खरीदे। कपड़े लेने के बाद वे लोग वहाँ से चल दिए, क्योंकि उनकी बुआ का घर थोड़ी दूरी पर था, तो उन्हें जाने में लगभग 3 घंटे का समय लगा होगा। रास्ते में से उन्होंने कुछ अच्छी खाने पीने की चीज़ भी अपनी बुआ के लिए ली और अपनी बुआ के गांव तक वे जा पहुँचे। जब वे बुआ के गांव पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सड़क पर एक बूढ़ी औरत चले जा रही थी। विक्रम ने गाड़ी का बहुत हॉर्न बजाया, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने नहीं सुनी। वह पता नहीं किस सोच में डूबी हुई थी। वह बस चलते ही जा रही थी, उसको मानो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। धीरे धीरे चलते चलते वह लगभग चौराहे के पास पहुंच गई। अब जब विक्रम से सब्र न हुआ तो उसने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और वह गाड़ी से उतरकर उस बूढ़ी महिला के पास जाने लगा कि इतनी ही देर में रॉन्ग साइड से आ रही एक कार ने उस बूढ़ी औरत में टक्कर मार दी। जैसे ही उस गाड़ी ने उस बुढ़िया में टक्कर मारी तो वह बुजुर्ग महिला विक्रम के पैरों के पास जाकर गिरी, और जैसे ही विक्रम ने उसे उठाया तो उसका चेहरा देखते ही विक्रम दंग रह गया और फिर विक्रम की चीख निकल पड़ी। जैसे ही विक्रम चीखा
तो संजना भी गाड़ी से उतरकर भागती हुई आई। और जब संजना ने भी उस बुजुर्ग महिला का चेहरा देखा तो वह भी घबरा गई। उसने विक्रम को ज़ोर से हिलाया। तब विक्रम थोड़ा होश में आया और उन दोनों ने उस बुजुर्ग महिला को उठाया और अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाकर विक्रम ने उस बुजुर्ग महिला को अपनी गोदी से उठाकर अंदर अस्पताल तक पहुंचाया। जैसे ही वह अस्पताल पहुंचा तो तुरंत से डॉक्टर ने उस बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती किया और उसका इलाज शुरू किया। थोड़ी ही देर बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो विक्रम ने उनसे पूछा कि अब उनकी तबीयत कैसी है डॉक्टर। तब डॉक्टर ने विक्रम से पूछा कि यह महिला आपको कहाँ मिली और आपका इनसे क्या संबंध है, क्या आपका इनसे कोई रिश्ता है, क्योंकि उनके सर में एक छोटा सा पत्थर जा घुसा है जिसको निकालने के लिए हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स पर इनके किसी अपने के साइन चाहिए होंगे और काउंटर पर 2 लाख रुपए आप कैश जमा करवा दीजिए, उसके बाद ही ऑपरेशन होना संभव हो पाएगा। विक्रम ने हड़बड़ी में जल्दी से वह फॉर्म डॉक्टर के हाथ से लिया और उस पर साइन करते हुए बोला, डॉक्टर साहब आप कैसे भी करके मेरी बुआ को बचा लीजिए, वह मेरी बुआ हैं। रही बात पैसों की तो मैं अभी 5 मिनट में आपके काउंटर पर पैसे जमा करवा दूंगा, तब तक आप इलाज शुरू कीजिए। इतना सुनकर विक्रम भागकर गाड़ी के पास गया और उसने अपनी गाड़ी उठाई और फिर एटीएम से 2 लाख रुपए लाकर उसने हॉस्पिटल में जमा कर दिए। इधर अस्पताल में डॉक्टर भी पूरी मेहनत करके अपनी पूरी हिम्मत से लगे हुए थे। लगभग 2 घंटे के लंबे समय के बाद ऑपरेशन के बाद सफलतापूर्वक उस बुजुर्ग महिला के सर से उस पत्थर के टुकड़े को निकाला जा चुका था, लेकिन वह अभी होश में नहीं आई थी। जैसे ही ऑपरेशन के बाद डॉक्टर वापस बाहर आए तो विक्रम ने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब कैसी स्थिति है मेरी बुआ की, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? तब डॉक्टर ने कहा, देखिए विक्रम, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा और हमने उनके सर से उस पत्थर के टुकड़े को भी निकाल दिया है, लेकिन उनका खून बहुत ज़्यादा बह गया था। वह अभी होश में नहीं आई हैं। जब वह होश में आ जाएं तब बात बने। फ़िलहाल तो हमने उन्हें आईसीयू में रखा हुआ है। अब बस विक्रम और संजना भगवान के आगे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, कैसे भी करके हमारी बुआ को ठीक कर दो। और पूरी रात बीत जाने के बाद अगली सुबह विक्रम की बुआ यानी कि गायत्री जी को होश आया और नर्स ने जाकर विक्रम को बताया कि गायत्री जी को होश आ चुका है। विक्रम और संजना दोनों ही वहां से वार्ड की तरफ दौड़े और वहां जाकर उन्होंने जब गायत्री जी को होश में पाया तो अब जाकर उनकी जान में जान आई। पहले तो विक्रम और संजना ने गायत्री जी से उनका हालचाल पूछा, अब उनकी तबीयत कैसी है यह पूछा, पर उन्होंने अभी उनसे किसी और बात का भी कोई जिक्र नहीं किया था। उन्होंने गायत्री जी की अच्छे से 2-4 दिन देखभाल की और अब गायत्री जी बहुत हद तक ठीक भी महसूस करने लगी थीं, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि अभी उनसे ऐसी कोई भी बात ना की जाए जिससे उनके दिमाग पर जोर पड़े। जब अब गायत्री जी ठीक हो गईं तब विक्रम ने गायत्री जी से कहा कि बुआ एक बात बताइए, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि मैं आपको अपनी माँ से कम मानता हूँ या फिर मोनू और रामू से कम प्यार करता हूँ, या आज तक कभी भी ऐसा हुआ है जब मैंने आपकी बात ना मानी हो? तब गायत्री जी बोली, नहीं बेटा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है? बस इसीलिए कर रहा हूँ बुआ कि आपकी यह हालत मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या अब आपने मुझे इतना पराया कर दिया कि आपको कोई इतनी तकलीफ़ थी और आपने मुझे फ़ोन करके बताना भी ज़रूरी नहीं समझा?
यह तो भगवान की नज़र सीधी थी कि हम दोनों को यहाँ आने की सूझी, वरना तो अगर हम नहीं आते तो न जाने क्या हो जाता। और इतना कहते कहते विक्रम की आंखों से आंसू आने लगे। तब संजना भी बोली, हाँ बुआ, इस बात से तो मैं भी आपसे बहुत नाराज़ हूँ। या तो हमारे प्यार में ही कोई कमी रह गई कि आप हमें अपना ही नहीं समझती हो, क्योंकि अगर आप हमें अपना समझते तो आपको कोई तकलीफ़, कोई भी दिक्कत थी या कोई परेशानी थी तो कम से कम एक बार अपने बहू बेटे को तो आप बताती ही। लेकिन नहीं, आपने तो हमें कुछ भी बताना ज़रूरी ही नहीं समझा। तब गायत्री जी रोती हुई बोली, चुप करो मेरे बच्चों, और कितना शर्मिंदा करोगे तुम मुझे। अरे किस मुंह से फ़ोन करती मैं तुम लोगों के पास, बताओ। फ़ोन करने के लिए मैंने वहाँ कुछ छोड़ा ही क्या था। अपनी औलाद के बहकावे में आकर मैंने जो किया, और वह सब सोच सोच कर गायत्री जी रोने लगीं। लेकिन विक्रम और संजना कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वह बोले, क्या हुआ बुआ, आखिर बात क्या है, पूरी बात तो बताइए। तब गायत्री जी बोली, बेटा, एक दिन मैं घर में झाड़ू लगा रही थी और तेरे दोनों भाई रामू और मोनू को तो तू जानता ही है। मोनू बाहर से चिल्लाता हुआ आया और मुझसे बोला कि माँ, ओ माँ, क्या कर रही हो। घर के अंदर आता हुआ मोनू अपनी माँ गायत्री जी से बोला। तब गायत्री जी ने गुस्से में थोड़ा अकड़ते हुए उसे जवाब दिया, भगवान ने तुझे दो दो आंखें दी हैं, दिखाई नहीं देता कि क्या कर रही हूँ। झाड़ू लगा रही हूँ और क्या कर रही हूँ। अब तुमने घर में दो चार नौकर तो लाकर रख नहीं रखे हैं कि वह इस घर का काम करेंगे। घर का सारा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। और सुन मेरी बात, बहुत दिन हुए अब तुम दोनों भाइयों का खर्चा उठाते हुए मुझे। अब तुम्हारा और खर्चा उठाना मेरे बस की बात तो नहीं है। जब देखो तब इधर उधर बस घूमते रहते हो, ना कुछ काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। कुछ काम धंधा तो तुम्हें करना नहीं होता, और बस घर में आकर ऐसे हुक्म चलाते हो जैसे पता नहीं कौन से हल चला कर आए हो। गुस्से में गायत्री जी ने अपने बेटे मोनू से कहा। तब मोनू बोला, अरे माँ, गुस्सा क्यों करती हो। और फिर क्या तुम नहीं जानती कि आज के दौर में कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना कितना मुश्किल काम है, और मेरे बस का नहीं है यह एग्ज़ाम निकालना। जैसे ही मोनू ने इतनी बात कही तो गायत्री जी ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, एग्ज़ाम निकालना बस का नहीं है, मतलब क्या है तेरा। दुनिया के बच्चे दिन रात मेहनत करके, इतनी पढ़ाई करके चुटकियों में एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, पर नहीं, तुझे तो बहाना चाहिए। अब तक मुझे पढ़ाई के बहाने लूट लूट कर तू खा चुका है, और कितने दिन में अपनी चांद पर यह कर्जा लेकर घूमती रहूँगी। मेरा भी बुढ़ापे का शरीर है, उम्र ढल रही है मेरी, लेकिन तुम दोनों को तो ज़रा भी शर्म नहीं है कि कुछ काम धंधा ढूंढ लें। अरे सरकारी ही ना सही, कम से कम प्राइवेट नौकरी तो तुम दोनों कर ही सकते हो ना। और अगर नहीं है बस की तो फिर पढ़ाई में पैसे आग में क्यों लगवा रहा है। छोड़ पढ़ाई वढ़ाई और नौकरी कर ले कोई प्राइवेट सी। गायत्री जी ने इस बार मोनू से साफ शब्दों में कहा। तब मोनू ने कहा, देख माँ, मेरे बस की नौकरी करनी नहीं, और दूसरों के बच्चे जो सरकारी नौकरियों पर लग रहे हैं ना, सब पैसे दे दे कर लग रहे हैं। तू क्या जाने कि आजकल कितनी मुश्किल से नौकरी मिलती है। ला, मुझे भी पैसे दे दे, मेरी भी नौकरी लग जाएगी, वरना तो भूल जा नौकरी। मैं कोई नौकरी नहीं करने वाला, और ना ही नौकरी करना मेरे बस की है। पैसे कहाँ से ले आऊँ पैसे तेरी नौकरी के लिए। अरे माँ, वह जो मामा के यहाँ पर नानी के मर जाने के बाद ज़मीन बची हुई है, आजकल तो लड़कियों का भी हिस्सा बांटकर बराबर होता है। तुम अपना हिस्सा लेने क्यों नहीं जाती माँ के यहाँ। माँ, फिर एक नौकर भी रख लेना अपने काम को करने के लिए, और मेरी नौकरी भी लग जाएगी। फिर किसी भी तरीके की कोई टेंशन ही नहीं होगी। मोनू ने इतना कहा ही था कि गायत्री जी का पारा और ज़्यादा हाई हो गया। हिस्सा
कैसा हिस्सा? और किस बात का हिस्सा? पढ़ा लिखा कर बड़ी कर दी और शादी कर दी मेरी। जब तुम्हारी शादी होगी तो भात छूचक भी भर देंगे। फिर किस बात का हिस्सा मांग लूँ मैं उनसे, ये बता तू मुझे। गायत्री जी ने मोनू से कहा तो मोनू बोला, देख माँ, अगर अब तूने उनसे हिस्सा नहीं मांगा ना, तो चाहे उनके घर में फिर कुछ भी हो, कोई मरे या जिंदा रहे, मैं तुझे कभी भी वहाँ जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर गुस्से में हाथ पैर पटकता हुआ मोनू बस अपनी बात के लिए अपनी माँ को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। और इधर गायत्री जी ने कहना शुरू कर दिया, नौकरी करनी बस की नहीं है साहबजादे के, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो बहुत बड़े जमींदार थे ना, और बहुत सारी ज़मीन मेरे पास छोड़ कर गए हैं ना। जो तुम नौकरी नहीं करोगे तो खाओगे क्या? अगर तुम्हारी तरह मैं भी अपने हाथ खड़े कर दूं तो कहीं सड़क पर कूड़ा बीनते घूमोगे तुम लोग। भगवान ना करे अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो कैसे अपनी गुजर बसर करोगे? जब गायत्री जी ने मोनू को इतनी सारी बातें सुना दी तो मोनू वहाँ से गुस्से में चला गया। इधर गायत्री जी बस दिन रात अपने दोनों बेटों की चिंता में सूखी जा रही थीं, क्योंकि वे दोनों ना तो कोई प्राइवेट नौकरी ही करके दे रहे थे और ना ही उनकी कोई सरकारी नौकरी ही लग रही थी। बेचारी गायत्री जी दिन भर घर का काम करती और फिर काम करने के बाद जैसे तैसे इधर उधर काम करके अपने घर का खर्चा भी मुश्किल से चला रही थीं। और ऐसा नहीं था कि उनके दोनों बेटे बहुत छोटे थे। बस वह कहावत सुनी है ना आपने, जब काम चले यूं तो फिर अगला करे क्यों। बस गायत्री जी को अपने बेटों के भविष्य की दिन रात चिंता सताए रहती थी। बेचारी इसी सोच में डूबी हुई शाम के समय घर के आंगन में खाट पर बैठी हुई थी कि उनका बेटा रामू आया और उनके पास खाट पर बैठते हुए बोला, क्या हुआ माँ, मुंह लटकाए हुए क्यों बैठी? जब उनके बेटे रामू ने कहा तो वह बोली, तुझे नहीं पता कि क्या हुआ है? वह तेरा बड़ा भाई, कुछ काम धाम तो उससे होता नहीं है। कब तक मैं अकेले करके तुम दोनों को खवाती रहूँगी? कितने साल से मुझे बहकाता आ रहा है कि इस बार पेपर निकल जाएगा, इस बार पेपर निकल जाएगा। कितना पैसा तो मैं उसकी पढ़ाई में बर्बाद कर चुकी, ऊपर से 7 बराबर ज़ुबान चलाता रहता है। अब बताओ कि मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या न करूं। अभी यह कह कर गया है कि तुम्हारे मामा के यहाँ जितनी भी ज़मीन है उसको 3 हिस्सों में बंटवाओ और अपना हिस्सा जाकर एक ले लो, और ज़मीन को बेच करके अपनी नौकरी के लिए मैं पैसे भर दूंगा और तुम अपने लिए काम वाली रख लेना। बस इसी बात पर मुझसे बहुत झगड़ा करके गया है। तू भी उसे कुछ समझाता नहीं है कि इतनी देर में रामू बोला, माँ भैया ठीक ही तो कह रहे थे, मुझे तो उनकी बात बिल्कुल सही लगी है। तो मामा से अपना हिस्सा क्यों नहीं मांगती हो? अगर वह ज़मीन में से कुछ हिस्सा तुम्हें दे भी देंगे तो क्या आफत आ जाएगी? और वैसे भी मामा के यहाँ किस चीज़ की कमी है? इतना अच्छा खासा पैसा है उनके पास, ऊपर से उनका कारखाना भी बहुत अच्छा चलता है। इतने में गायत्री जी मोनू से बोली, हाँ हाँ बहुत सही कह रहा है, तुम दोनों भाई ही ज़्यादा दिमागदार हो और दोनों की ही बात सही है, तुम दोनों ही सही बात कहते हो, मैं ही एक पागल हूँ। शर्म लिहाज तो तुम्हारे रही नहीं, जो इतनी अच्छी अकल देने चले आए मुझे यहाँ कि मामा के यहाँ से जाकर हिस्सा मांग लो। अरे निकम्मो नालायको, तुमसे अच्छे मेरे 2 बेटियाँ हो जाती तो उनकी शादी करके मैं कब की निच्चू हो जाती। मेरे घर में तो 2 रावण पैदा हो गए। क्या तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं है कि तुम्हारे पापा ख़त्म हो गए तो उसके बाद तुम घर में कुछ कमा धमा कर लेकर आओ, या फिर मैं ही बुढ़ापे तक भी करती रहूँगी? अब बोल, अब क्यों नहीं बोलता? अब तो जैसे तेरे मुंह पर किसी ने टेप लगा रखा है। देखो तो सही कैसे बेचारा बिल्कुल सीधा साधा बना हुआ बैठा है। तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर? इस पर रामू बोला, अरे माँ मैं बोलूँगा तो तब ना, जब तुम मुझे बोलने दोगी।
और वैसे भी हम अपना फ़र्ज़ बाद में पूरा करेंगे, पहले तुम अपना फ़र्ज़ पूरा कर दो। बेटे की बात सुनकर गायत्री जी चौंकती हुई बोलीं, फ़र्ज़? कैसा फ़र्ज़? ये कौन सा फ़र्ज़ हुआ कि मैं अपने पीहर की सारी ज़मीन बेचकर लाकर तुम दोनों भाइयों को पैसे दे दूं? तब वह बोला, देख माँ, या तो तुम सीधे सीधे मामा से बात कर लो, अगर तुमने बात नहीं की तो फिर मुझे ही मामा से बात करनी पड़ेगी। और इतना कहकर रामू भी वहाँ से चला गया। शाम हो गई और रात भी गुजर गई। अगली सुबह गायत्री जी सोच विचार कर रही थीं कि हे भगवान, कैसे धर्म संकट में डाल दिया है तुमने मुझे। इधर देखो तो मेरी अपनी औलाद और उधर देखो तो मेरे अपने भाई। आखिर मैं सुनूं तो किसकी सुनूं और करूं तो क्या करूं? कि इतने में मोनू चिल्लाता हुआ आया, माँ, ओ माँ, अभी तक तुम यहीं बैठी हो? तुमसे कहा था ना कल कि मामा के यहाँ चली जाना। अरे किस मुँह से जाऊं? गायत्री जी ने कहा, किस मुँह से जाऊं मैं मामा के यहाँ? तब मोनू बोला कि इसी मुँह से जा जिस मुँह से यहाँ बैठी हुई है। जाओ और जाकर अपने हिस्से की ज़मीन बेच दो और पैसे ले आओ। मेरी भी नौकरी लग जाएगी और छोटे भाई की भी शादी कर दूंगा। वैसे भी अब नौकरी में पैसे ही मांगते हैं सब जगह। फिर मैं भी देख लूँगा अपने लिए कोई लड़की। तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि हमारी औलाद किस हाल में है। जो कह रही है वह कर लें। मोनू अपनी माँ गायत्री जी से बोला तो गायत्री जी ने कहा, अच्छा, शर्म? मुझे नहीं आती शर्म, या शर्म तुम्हें नहीं आती? दूसरे की ज़मीन पर मुंह धोकर बैठ गए हो। अरे किस बात की ज़मीन है तुम्हारी? जो ज़मीन है वह मेरे भाई की ज़मीन है। माँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? समझ मैं नहीं रही हूँ या तू नहीं रहा है मोनू? गायत्री जी ने कहा, जिस दिन से तुम्हारे पिताजी ख़त्म हुए हैं, हर चीज़ का सहारा तुम्हारे मामा के यहाँ से ही लगाया जा रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं वहाँ जाकर अपना हक मांगूं? तो क्या हुआ, सहारा दे रहे हैं तो? उनके पास हमारी करोड़ों रुपए की ज़मीन भी तो है, उनके बेटों ने कहा। और हाँ, मेरी बात तू कान खोल कर सुनना माँ, अगर तुम आज मामा के यहाँ अपना हक लेने नहीं गई तो ना तो तू मेरा मरा मुँह देखेगी। जब तक तू इस घर में पैसे लेकर के वापस नहीं आ जाती तब तक मैं इस घर में वापस नहीं आऊँगा। अब तो सोच ले आराम से बैठकर कि तुझे क्या करना है क्या नहीं। और मैं भी अब पूरे तरीके से दुविधा में पड़ गई। बेचारी गायत्री जी यही सोचती रहीं कि वे क्या करें। अब वे क्या करती? उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत की और गांव में अपने भैया के पास जा पहुंची। जब गांव पहुंची तो भैया ने अच्छे से मेरा आदर सत्कार किया। चाय नाश्ता कराने के बाद मैंने भैया से कहा कि भैया, मुझे अपनी ज़मीन में से हिस्सा चाहिए। मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर भैया को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ था कि मैं क्या कह रही हूँ। तब उन्होंने मुझसे दोबारा से पूछा कि गायत्री क्या कह रही है? तब मैंने फिर से कहा कि भैया, मुझे अपनी ज़मीन में से हिस्सा चाहिए, जो मेरा हिस्सा है। या तो तुम मुझे उस ज़मीन के बदले उतने पैसे दे दो। तो भैया ने 1 मिनट ना लगाते हुए बक्से से निकालकर बहुत सारे पैसे मुझे दे दिए और बोले, अरे पगली, तूने तो बहुत छोटी बात कर दी, हिस्से की बात ही कहाँ आई। तू अगर आकर कहती कि भैया मुझे इतने पैसे चाहिए या यह खेत मेरे नाम करवा दो तो मैं यह हंसते हंसते कर देता। चल, अब तू परेशान मत हो और मैं खाना बनवाता हूँ, तू खाना खाकर ही जाना। लेकिन मैंने भैया की एक न सुनी और वहाँ से पैसे लेकर मैं गांव वापस आ गई। मैं गांव आ तो गई, लेकिन मेरी आत्मा मुझे दिन रात धुतकारती रही कि मेरे भाई ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने आज अपनी औलाद के कहने पर अपने भाई के साथ इतना सब कुछ कर दिया। खैर, जब मैं घर पहुंची तो मेरे पीछे पीछे मोनू और रामू भी आ गए और बोले, माँ, ले आई क्या पैसे? दिखा तो ज़रा, थैला दिखा अपना कि कितने पैसे दिए हैं मामा ने। और हाँ माँ, अपने हिस्से के पूरे पैसे लेकर आई है ना, किसी के ऊपर कोई पैसे छोड़कर तो नहीं आई।
तब मैंने उन्हें गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि हाँ ले आई पैसे। इतने में तो मोनू ने मेरे हाथ से पैसे का थैला छीना और दोनों भाई वहाँ से चले गए। और बस उसके बाद से तो उन दोनों का दिन रात का पीना शुरू हो गया। रोज़ आकर घर में उल्टी सीधी गालियाँ दिया करते, अपने यार दोस्तों को लाकर दारू पिलाया करते। मैं सारे दिन घर का काम करती और उसके बाद शाम को दोनों भाई आकर मेरी नाक में दम किया करते। इतनी उल्टी सीधी गालियाँ दिया करते कि मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। एक दिन मैंने मोनू से कहा, मोनू जब तो तू कह रहा था कि तुझे पैसे मिल जाएंगे तो तू नौकरी लगा लेगा और शादी भी कर लेगा। यह शराब पीना अच्छी बात नहीं है बेटा, इसको छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और उस दिन तो मोनू ने हद ही कर दी। मैंने इतना ही कहते हुए उसकी दारू की बोतल उसके हाथ से छुड़ा ली थी और उसने दारू की बोतल मेरे हाथ से छीनते हुए मेरे गाल पर 2-4 तमाचे मार दिए और बोला, चुप कर बुढ़िया, ज़्यादा ज्ञान मत दे। और मैंने जब भी दारू की बोतल नहीं छोड़ी तो उसने मुझे एकदम से धक्का दे मारा और उसके बाद रामू को भी आवाज़ लगा दी और दोनों भाइयों ने मिलकर मेरे साथ बहुत मारपीट की। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं तो क्या करूं मैं। भैया के साथ मैंने पहले ही इतना बुरा बर्ताव किया था, अब मैं तुम लोगों के पास किस मुंह से जाती। और बस इसी सोच में मैं घर से निकल गई कि आज के बाद मैं इस औलाद के साथ नहीं रहूँगी। इतनी सारी बातें सुनकर विक्रांत गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, उन दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने तुम पर हाथ उठाया। शर्म लिहाज सारी बेच खाई है दोनों नालायकों ने। इतना कहा विक्रम ने और इतनी ही देर में मोनू और रामू दोनों बाहर से नशे में धुत होकर लहराते हुए अपनी माँ गायत्री जी के पास पहुँचे और बोले, हाँ भाई बुढ़िया, कैसी है तू, अब भी ज़िंदा बच गई। हमें किसी ने बताया कि तेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा होता कि तू उस एक्सीडेंट में मर ही जाती। वैसे भी हमें अब तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही विक्रम ने इतनी बात सुनी कि वह अपने आपे से बाहर हो गया और उसने गुस्से में 2-4 तमाचे कसकर रामू के और मोनू के गाल पर दे मारे और बोला, खबरदार जो तूने मेरी बुआ के लिए एक भी शब्द बोला तो। वैसे भी तुम जैसे नालायकों को हक ही नहीं है कि यह तुम्हारे साथ रहें। तब मोनू हंसता हुआ बोला, हाँ हाँ भाई, जा जा ले जा, और सुन थोड़े से पैसे और दे जाना ताकि हमारी दारू का इंतज़ाम हो जाए। और इस बार तो संजना भी गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने पास ही में पड़ी छड़ी उठाकर मोनू और रामू को बहुत पीटा। इतना पीटा कि दोनों मार खाते खाते वहाँ से भाग गए। लेकिन संजना का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह अस्पताल के बाहर तक उन दोनों को पीटने के लिए भागी। मुश्किल से विक्रम ने उसे पकड़कर शांत किया और जब संजना और विक्रम दोनों ही गायत्री जी से बोले कि खबरदार बुआ, अगर आप इन दोनों के पास गईं तो अब से आप हमारे साथ रहेंगी, कोई ज़रूरत नहीं है किसी के साथ रहने की। तब गायत्री जी बोली, बेटा मैंने तुम लोगों के साथ इतना बुरा किया है और तुम तब विक्रम बोला, बहुत हुआ बुआ, वह घर कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है। और हाँ, जब अपनों से कोई चीज़ ली जाती है तो उसमें बुरा क्या है। पिताजी ने आपको पैसे दिए, हमें इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। अब बस आप हमारे साथ चलिए। और संजना और विक्रम दोनों ही गायत्री जी को अपने साथ ले गए। उन्होंने अपने गांव की ज़मीन बेच दी और अब गायत्री जी के भाई, गायत्री जी और उनके बहू बेटे चारों एक साथ शहर में रहते थे। और इधर गायत्री जी के बेटों ने अपने सारे घर का सामान सब कुछ बेचकर उसकी भी दारू पी ली और आज बस वे दोनों सड़कों पर दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं। भिखारियों से भी बुरी स्थिति है अब उनकी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी है ऐसी कोई कहानी तो लिख भेजें हमें दी हुई मेल आईडी पर। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।